हाल ही में जंतर मंतर पर युवाओं ने लंबा प्रोटेस्ट किया, लंबी लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं युवाओं की जीत हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, प्रहलाद जोशी हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति पे भी इसका असर पड़ा है। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, या फिर इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। वर्तमान में जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनको लेकर भी शिक्षक संघ जो है कहीं ना कहीं धरने पर बैठे, आंदोलन हुआ। उनके लिए भी कहीं ना कहीं कहा गया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी इस्तीफा होना चाहिए। हम सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तुषार गौतम जी हैं, जो राजस्थान की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और इसके साथ साथ में लगातार जमीनी स्तर पर कवरेज करते रहते हैं। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आरब भाई। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पंचायत ने आज हमसे बातचीत करने की कोशिश की है। एक आपने बात में कहा है कि पॉलिटिकल पंचायत भी प्रोटेस्ट को कवर लगातार करता रहा है। 36 दिन से लगातार सीजेपी के प्रोटेस्ट को भी आपने भी कवर किया है। लेकिन आप मेरे से जानना चाह रहे हैं कि ये 36 दिन की जो लड़ाई है, इसमें वास्तव में बीजेपी सरकार की हालत पतली हो गई है और बैकफुट पर आई है सरकार 36 दिन बाद। ये सरकार को पहले भांप लेना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं जिस तरह से युवा कह रहे थे, जैन जी कह रहे थे कि सरकार अहंकार में है। हमेशा जो भी सत्ताधारी दल होता है, लगातार जो कंटिन्यू जीतता है, तो कहीं ना कहीं उसमें गुमान तो रहता ही है। लेकिन उसका असर ये हुआ कि ज़्यादा गुमान में रह गए और जैन जी इतने विद्रोही हो गए कि उनको लगने लगा सरकार को कहीं ना कहीं नेपाल जैसी हालत भारत की नहीं बन जाए। शायद बड़ी मीटिंग्स हुई, लंबी मीटिंग्स चली, उसके बाद सरकार और लोगों के बीच में जो वार्ता हुई, उसे लगा कि सरकार को बैकफुट होना पड़ा और होना भी पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। इस्तीफा होने के बाद आपका दूसरा सवाल ये था कि राजस्थान की राजनीति में हाँ विशेष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि करीब 2.5 साल की सरकार में यदि सबसे ज़्यादा विरोध जिस मंत्री का हो रहा है वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का हो रहा है। ये जैन जी ने तो अभी इसका तुषार जी मैं एक बार रोकना चाहूँगा, क्या कारण है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहीं ना कहीं जो विरोध हो रहा है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। और इसके साथ साथ में देखा कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर दिल्ली पे चल रहा था, उसके साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़े स्तर पर चला, चाहे पत्रिका गेट हो, शहीद स्मारक हो, लगातार 4 से 5 दिन जो अंतिम दिन थे उन पर बड़े स्तर पर चला। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जब से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बने हैं, उसके 6 महीने के बाद ही विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जिस मदन दिलावर बीजेपी से हैं और एक आरएसएस से हैं, वो अपनी विचारधारा इम्प्लीमेंट करने लगे थे। उससे शिक्षकों में रोष था, उससे छात्रों का भी नुकसान हुआ। आप झालावाड़ में जो घटना घटित हुई थी पिछले साल, स्कूल की इमारत जर्जर भवन नीचे गिर गया, उसमें मासूम बच्चों की जान चली गई, दम तोड़ दिया, उस पर भी मदन दिलावर ने कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया, राजस्थान सरकार ने भी नहीं लिया। उसके प्रति छात्रों का भी आक्रोश है, शिक्षकों का भी आक्रोश रहा। शिक्षकों का आक्रोश अगर माने तो शिक्षकों के लिए जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, कहा कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत जो बद से बदतर हो रखी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक जिम्मेदार, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और जो है एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक नहीं कर पा रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जुबान फिसलती है या जानबूझ के बोलते हैं या उनका कोई दूसरा एजेंडा है? हमेशा से उन्होंने विवादित बयान दिया है, उससे बीजेपी सरकार की भी छवि खराब हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी छवि खराब हुई है मदन दिलावर के कारण। और इस प्रोटेस्ट के कारण राजस्थान के अंदर 2 नेताओं ने, बीजेपी के सत्तारूढ़ 2 नेताओं ने छवि खराब करी है। एक तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर के जो बयानबाजी हुई है, उन्होंने जैन जी के ऊपर, युवाओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयान किए हैं कि ये मदन राठौड़ ने भाड़े के टट्टू बताया उनको, तो उससे और युवा आक्रोशित हो गए। पहले जयपुर में इतनी बड़ी हवा नहीं थी प्रोटेस्ट की, लेकिन मदन राठौड़ के बयान के बाद शहीद स्मारक से लेकर जवाहर सर्किल तक इसकी आवाज़ गूंजने लगी और इतना जबरदस्त प्रदर्शन होने लगा। जब से मदन राठौड़ ने बयान दिया, उससे पूरे राजस्थान में आग लग गई। युवाओं कहा जाए कि मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पर है राजस्थान में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया या फिर
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर राजस्थान में बीजेपी की ये कोई छोटी चूक हुई है? देखो, मदन राठौड़ ने यदि बयान दिया होगा, इतने वरिष्ठ नेता है, सोच समझ के तो दिया ही होगा कि क्यों नहीं विपक्ष वाले हमला कर रहे हैं तो हम हमारी पार्टी का बचाव करें, मुखिया जी का बचाव करें। लेकिन वो बयान उनके उल्टे पड़ गया, गले की हड्डी बन गया। इससे दिल्ली वाले नाराज हो रहे हैं। ये मैं आपको सूत्रों के हवाले से बता देता हूँ कि मदन राठौड़ के बयान से इस बयान, चलो इस बार प्रोटेस्ट वाले बयान पर तो नाराज नहीं है, पहले भी उन्होंने जो बयान दिए उसे दिल्ली वाले खुश नजर नहीं आ रहे। क्या पता मदन राठौड़ जिस तरह से बयान दे के बीजेपी की छवि खराब कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। और जैन जी आक्रोशित हो गए राजस्थान के, जब से मदन राठौड़ ने ये बयान दिया। उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उनको उपद्रवी बताया, उससे और छात्र नाराज हुए। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उनका विरोध चल रहा है और बीजेपी को इसका भुगतना पड़ेगा पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में। ये डैमेज राजस्थान के अंदर डैमेज कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। जी, मैं उसी पर आऊँगा। अभी जैसा आपने जिक्र किया मदन राठौड़ ने जो बयान दिया उसको लेकर के, एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली, लगातार लोग कह रहे थे कि विपक्ष तो कहीं ना कहीं धरना देता है, प्रोटेस्ट करता है, विपक्ष का हक होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ जाते हैं और उसके बाद में चाहे अलग अलग प्रदेशों के बीजेपी हो, वो जो है कांग्रेस कार्यालय को घेराव लगातार उन्होंने किया। तो मतलब अपनी ही सरकार में जो है विपक्ष के विरुद्ध जाना पड़ रहा है। देखो, पेपर लीक जो मुद्दा आया था, ऐसे एनएसयूआई ने, विनोद जाखड़ ने इसकी स्टार्टिंग करी थी पेपर लीक मुद्दे को लेके। लेकिन जो इसको बूस्टर मिला है, जब से अभिजीत दीपके ने सीजेपी जो बनाई है कोकरोच जनता पार्टी, उसके बाद से उन्होंने जो धरातल पर जमीन पर उतर के उन्होंने आते ही पहले अमेरिका से आए और वो 3-4 स्टेट में गए और उससे पहले उन्होंने जंतर मंतर पर रैली करी। उसके बाद जो 20 तारीख के पहले लगातार वहाँ पर जो धरना चल रहा था और 20 तारीख को जो पार्लियामेंट संसद मार्च करने जा रहे थे, उस बात के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके साथ होने लगी और उससे उनको बूस्टर मिलने लगा। अब राहुल गांधी भी पार्लियामेंट का घेराव करने गए, प्रधानमंत्री के आवास का भी घेराव करने गए। कहीं ना कहीं उनको लगा कि इससे हमको और बूस्टर मिल जाएगा, इससे हमारी छवि सुधर जाएगी। ठीक है, छवि तो सुधरी है राहुल गांधी की और कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन पूरा क्रेडिट जाता है कोकरोच जनता पार्टी को। क्रेडिट लेने की कोशिश तो कांग्रेस ने भी की, विपक्ष के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं उन्होंने लेने की कोशिश की। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट मिलना भी चाहिए या फिर जानबूझकर क्रेडिट लिया जा रहा था? देखो, क्रेडिट की बात मैं करूं तो सबने अपने अपने स्तर पर मेहनत करी है, सबका अपना अपना क्रेडिट का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं करूंगा कि उसका इतना प्रतिशत क्रेडिट है, उसका इतना प्रतिशत क्रेडिट है। सबकी अपनी, मतलब तमाम जैन जी जो एक चीज़ और है कि क्या वाकई में विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी यूथ के साथ में होने की, वो भूमिका राहुल गांधी ने या विपक्ष ने बतौर विपक्ष होने के नाते सही तरीके से निभाई? देखो, अभिजीत दीपके की भूमिका राहुल गांधी निभा सकते थे भाई, वो तो इंडिया में थे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता एलओपी हैं। ठीक है, वो एलओपी क्या, सॉरी, वो विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, वो भूमिका निभा सकते थे। उन्होंने कोशिश भी करी, कई जगह उन्होंने मतलब काफ़ी जगह उन्होंने जाके बच्चों को जागरूक भी किया, कोटा भी वो आए, रैली की उन्होंने, शो किया उन्होंने, बच्चों से वार्ता की, लेकिन जिस तरह से उनको करना चाहिए था राहुल गांधी को, वो नहीं कर पाए। अब मैं आता हूँ अगले स्टेप पर कि राजस्थान में भी निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, राजधानी जयपुर में हुआ, उसका असर पंचायत और निकाय चुनाव पर देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव थोड़े अलग ढंग से होते हैं, क्योंकि ये बहुत ग्राउंड पर जाके चुनाव होते हैं। लेकिन हाँ, राजस्थान में युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और इस प्रोटेस्ट में युवा जुड़े हुए थे। पूरे देश में अभी हवा है, उसका असर राजस्थान के पंचायत नगर निकाय चुनाव में नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से लेट चुनाव करा रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी को था कि हमको नुकसान हो रहा है, इसी वजह से तो आगे बढ़ा रहे थे। ओबीसी रिपोर्ट, ये सब अलग चीज़ है। सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती है, सरकार तो मतलब जानबूझ के ऐसा हो रहा था कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, लगातार चुनाव आयोग से कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग के पास तमाम जो चीज़ें होती हैं चुनाव करवाने के लिए वो जो है उपलब्ध नहीं थी। ये सारी चीज़ें लगातार कोर्ट ने बार बार कहा, उसके बाद में अवमानना हुई। अंतिम समय में कोर्ट ने कहा कि भैया आप चुनाव करवाओ, नहीं तो हम अपने स्तर पर जो है चुनाव करवाएंगे। देखो, कोर्ट ने भी फटकार लगाई, चुनाव आयोग ने भी कहा कि हम लेट नहीं कर रहे हैं, अब सरकार लेट कर रही है। आखिरकार जब दोनों जगह से फटकार लगने लगी, तब सरकार एक्शन में आई कि अब हमारी छवि ज़्यादा खराब हो रही है कि समय पर चुनाव करा लेना चाहिए। क्योंकि बीजेपी राजस्थान का जो 2.5 साल का कामकाज रहा, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, ये हकीकत नज़र आ रही है। तो इस वजह से बीजेपी की जो पीआर टीम है, जो इंटेलिजेंसी है इनकी, वो उनको लगा कि कहीं ना कहीं नगर चुनाव में, पंचायत चुनाव में कुछ नुकसान हो सकता है, तो कुछ काम कर लिया जाए या कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाए जिससे कि हम मतलब फेल नहीं हो इस चुनाव के अंदर और हम उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए। उसके लिए इन्होंने लेट लतीफ़ी करी है। लेकिन जब से ये पेपर लीक का मुद्दा है, छाया हुआ है, तो बीजेपी को राजस्थान में मेहनत करनी पड़ेगी। यदि नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में यदि किस्मत आजमाएगी और अच्छा परिणाम लाना चाहती है, दिल्ली वालों को बताना चाहती है, तो ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा और युवाओं को संतुष्ट तो करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट हो सकता है, मान लिया जाए, लेकिन जो बीजेपी है वो भी लगातार यही कह रही है कि भाई ये तो बड़ा जो पेपर लीक हुआ वो नीट का हुआ था, केंद्र लेवल पर हुआ, ये राजस्थान में भी पूर्व सरकारों में काफ़ी पेपर लीक हुए थे। बीजेपी हो सकता है इन चीज़ों को ला करके जनता के सामने ऐसा बता दे कि पूर्व सरकारों में भी इस तरीके से हुआ। देखो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, बीजेपी जो बहुमत में सरकार आई, युवा परेशान थे कांग्रेस सरकार से। पेपर लीक के कारण भर्तियां समय पर नहीं हो पाई, भर्तियां रद्द हो गई। उसी के कारण, इसी की वजह से जो जनादेश मिला बीजेपी को, कांग्रेस से परेशान थे, इस वजह से जनादेश मिला। बीजेपी ने वादा किया था कि हम पेपर लीक माफियाओं को पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, जेल डालेंगे, पेपर लीक नहीं होंगे हमारी सरकार में। लेकिन नीट का पेपर सीकर से ही आउट हुआ ना। और प्लस मगरमच्छों को कहाँ पकड़ा इन्होंने, एक दो मगरमच्छों को पकड़ लिया और डाल दिया उनको। जो मुख्य गिरोह है उनको कहाँ पकड़ा, सुरेश ढाका है, अभी कहाँ है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा। इसका जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसका बेनिफिट ले सकती है। आप देखिएगा तमाम सरकारों की, भले बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सबकी कथनी करनी में अंतर रहता है। इसी वजह से राजस्थान में आपने देखा होगा हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, मतलब अलग सरकार बन जाती है, रिकॉर्ड रहा है। तो शायद बीजेपी को, युवाओं को इस बार था कि यदि बीजेपी आएगी तो हमारे मतलब पेपर लीक नहीं होंगे, समय पर भर्तियां होगी। लेकिन कैलेंडर तो जारी कर दिया भर्तियों का, कई जगह नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं, लेकिन अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, FSO है, अभी तक उनको 219 लोगों को कह दिया कि इस बार आज़ादी के बाद से भारत राजस्थान के अंदर पहली बार फूड सेफ्टी ऑफिसर मिले, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, क्या है इसकी वजह? बहुत सारी भर्तियां हैं, नियुक्ति पत्र तो बांट दिए उन्होंने, मोदी जी आए थे उन्होंने भी बांट दिए, लेकिन कई जगह भी बच्चे, आप देखिए लड़ाई चल रही है सड़कों पे कि नियुक्ति पत्र बांट दिए लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही है, 2-2 3-3 महीने से बैठे हुए हैं। तो माना जाए कि सीधे सीधे जो निकाय और पंचायत चुनाव है उसमें किसको लग रहा है कि लगातार आप कवरेज करते रहते हैं, ग्राउंड स्तर पर रहते हैं, पॉलिटिकली रूप से देखा जाए तो बेनिफिट किसको मिलने वाला है? देखो पॉलिटिकल रूप से बेनिफिट, कांग्रेस भी ज़्यादा अभी प्रदर्शन अच्छा अपना धरातल पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में भी ग्रुप बटे हुए हैं, सचिन पायलट अलग, अशोक गहलोत अलग, ऐसे तमाम हैं। तो इससे कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के नेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको टिकट लेने किसके पास जाना है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, किसके साथ उनको पाओ कि फला ग्रुप बने हुए हैं, अरे यार फला वो नाराज हो जाएगा, उसके पास जाऊंगा तो सोशल मीडिया पर वो फोटो डाल देगा। वो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी अभी ये हो रहा है कि हम हमारा नेता किसको माने। अभी नेता नहीं चुन जिस पा तरह रहे से अशोक गहलोत की बयानबाजी, सचिन पायलट का पलटवार, ये बताता है कि कांग्रेस में भी गुट बने हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा PCC चीफ हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार विपक्ष की भूमिका में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मुद्दे उठा रहे हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा मिलके, अभी आप देखिए अरावली पर्वतमाला का जो हुआ, VB राम जी मनरेगा का जो हुआ, उस पर भी उन्होंने खुल के बोला, पेपर लीक वाले पर भी वो आए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट नहीं होगी तो इनको भी पंचायत चुनाव, नगर निकाय में ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोनों ही पार्टियां भी बराबर है। आपको लगता है कि इन सब दोनों के बीच में जो दोनों की आपसी फूट का फ़ायदा हनुमान बेनीवाल है, RLP है, वो पंचायत और निकाय चुनाव में लेके जा सकती है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी देखा होगा आपने, लगातार बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं उन्होंने और सरकारों को झुकाने का काम किया है राजस्थान में। देखो पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में लोकल स्तर पर होते हैं चुनाव, ये मतलब ज़्यादा मतलब इसमें 1 to 1 काम करता है। हनुमान बेनीवाल का अपने लोकल स्तर पर वो अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं, बाकी पूरे राजस्थान में उनका ऐसा कुछ नहीं रहेगा।
तो देखिए तमाम चीज़ों पर हमने खास बातचीत करी तुषार जी से, और लगातार कवरेज करते रहते हैं। जो उन्होंने जो आने वाले समय का जो समीकरण है निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के वो बताया। राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कितना जो है निकाय पंचायत में अपना अस्तित्व दिखा सकती है, और जो हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका असर राजस्थान की राजनीति पे कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।